बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 14। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि लेक्चर नंबर 13 में हमने जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर की थी। तो लेक्चर नंबर 13 जो था वो अनकलेक्टेबल अकाउंट्स के बारे में था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अनकलेक्टेबल्स अकाउंट को जो है बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह रिफ्लेक्ट किया जाता है। अनकलेक्टेबल अकाउंट्स अगर आपको याद हो तो वो अकाउंट्स होते हैं कि जो चीज़ें हम क्रेडिट पे सेल आउट करते हैं और हमें उम्मीद होती है कि ना उसमें से मोस्टली पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती कि पैसे हमें रिकवर होंगे। तो ऐसे अकाउंट्स को हम जो है अनकलेक्टेबल अकाउंट्स कहते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया था कि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट कहा था, वही बात के जिनमें हमें डाउट्स हो के भी अच्छा ये लोग हमें नहीं देंगे। और फिर राइटिंग ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट के उसको कैसे राइट ऑफ किया जाए। उसको राइट ऑफ कर देते हैं, उसको ख़त्म करना होता है। जब ख़त्म कर दिया जाता है उसके बाद सम टाइम ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो अनकलेक्टेबल में से कोई ना कोई शख्स ऐसा आ जाता है जिसको ख्याल आए और वो पैसे आपको वापस कर देता है। अगर वो वापस कर देता है तो फिर क्या एंट्रीज़ की जाती है। तो हमने इन सब की एंट्रीज़ की थी कि अलाउंसेस कैसे डिटरमिन करते हैं, फिर उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं। एंड देन वंस यू है राइट ऑफ द अनकलेक्टेबल और जिनसे आपने वो रिसीवेबल को राइट ऑफ कर दिया था, तो फिर उसके बाद अगर वो दोबारा पैसे आपको दे देता है तो फिर आप कौन सी एंट्रीज करेंगे। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो मंथली एस्टीमेट है वो किस तरह लगाया जा सकता है क्रेडिट लॉस का। और उसके बाद हमने अप्रोचेस जो है डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो पढ़ी थी। इसमें एक हमने बैलेंस शीट अप्रोच पढ़ी थी और उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड जो है वो देखे थे। देन वी हैव स्टडी द वन डायरेक्ट मेथड फॉर राइटिंग ऑफ द क्रेडिट लॉस। उसके बाद हमने देखा था कि इनकम टैक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो क्या कहती है और गैप जो है वो हमें क्या बताता है इसके बारे में, और विच वन इज़ फिजिबल। उसके बाद एट द क्लोजिंग ऑफ द लेक्चर हमने क्या स्टडी किया था, इंटरनल कंट्रोल फॉर द रिसीवेबल के इंटरनली हम रिसीवेबल्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ किस तरह किया जा सकता है। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट फॉर अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट रिसीवेबल को किस तरह मैनेज किया जाए कि वो हमारे पास जल्द से जल्द जो है वो पैसा आ जाए। एंड देन वे टू मिनिमाइज द अकाउंट इन अकाउंट रिसीवेबल। हमने ये भी तरीका जो है उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है अमाउंट को इन अकाउंट रिसीवेबल के, मिनिमम अमाउंट जो है हमारे अकाउंट रिसीवेबल में हो। एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। हमने ये तो पढ़ लिया था कि कैसे अकाउंट रिसीवेबल को जो है वो मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जी उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं। और देन वी लर्न अबाउट व्हाट आर द मेथड्स कि उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए। लेकिन एट द एंड हमने ये देखा था कि उसको एवेल्युएट किया कैसे किया जाए, द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमने जो है वो एक फार्मूला जो है वो लर्न किया था और उसके बाद हमने उसको एनालाइज किया था। आज का लेक्चर जो हमारा है दैट इज़ ऑन चैप्टर नंबर 8 इन्वेंट्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बिफोर स्टार्टिंग टुडे चैप्टर इसमें एक एग्जांपल जो सी मैं कोट करना चाहूँगा कि सेफ वे इनकॉर्पोरेशन से रिलेट करती है ये। हैविंग द राइट merchandise available at the right time, the right place is critically important to all the companies that sell product to their customers। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्लाइंट को, लाजिम बात है कि एक क्लाइंट जो है जब किसी भी कॉर्पोरेशन में आता है या किसी भी मर्चेंडाइजिंग कंपनी में आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको सारी प्रोडक्ट्स जो है वो वन डोर स्टेप से मिल जाए, ताकि वो इंटर हो और उसने जो कुछ भी चाहिए वो उसको एक ही अंडर वन रूफ जो है वो मिल जाए। तो ये जो सी प्रॉब्लम फेस की जाती है दैट इज़
that business includes the chain stores such as grocery store, drug store and the departmental store. तो ग्रॉसरी स्टोर में भी ऐसे होता है, जैसे आपके पास मेट्रो की एग्जांपल है कि मेट्रो में भी जब आप जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें जो सी है वो एक जगह मिल जाए, एंड देन यू बॉट द मंथली ग्रॉसरी एट वन अंडर वन रूफ एट वन टाइम। और अगर आपको उसमें जो सा है वो चीज़ें नहीं मिलती तो देन क्या होता है कि यू प्रेफर कि यार किसी और जगह चले जाएं जहाँ पे सारी चीज़ें जो सी आपको मिल जाएं। एट द सेम टाइम जो ड्रग स्टोर्स हैं, तो ड्रग स्टोर में भी यही होता है, आप प्रेस्क्रिप्शन जो सी है वो डॉक्टर की लेके जाते हैं तो देन यू विश कि ये एक ड्रग स्टोर है, इस पर मुझे जो है वो सारी मेडिसिन जो सी हैं वो मिल जाए। और इसी तरह डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी जो है आपकी यही ख्वाहिश होती है कि जो भी आइटम्स हैं आपको वहाँ पे अवेलेबल हो। एक तो कस्टमर ये विश करता है और दूसरा जो उसको रन कर रहा होता है ऑनर, उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरी जो सा है शॉप में ऐसी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों जिसकी क्लाइंट जो है वो विश करते हैं। अब सेफवे जो सा है इसकी एग्जांपल जो सा हम कोट करते हैं कि हैविंग 1700 स्टोर इन नेशनल वाइड, कि सेफवे के अमेरिका के अंदर जो है 1700 जो है स्टोर। व्हेन कस्टमर शॉप एट सेफवे they expect to find the item they want in the stock and ready to purchase. If not, then they will find other place for the shop. जब कस्टमर इन करता है तो वो चाहता है कि उसको तमाम मतलब जिस रैक में भी जाए या जिस जगह पे भी जाए और जो उसकी प्रॉपर लोकेशन है तो वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट है जो उसकी विश है वहाँ पे उसको अवेलेबल हो। अगर उसको वो वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो देन द कस्टमर विल मूव to another store. For this purpose, Safeway store must stock more than 10,000 products. अब Safeway क्या करता है कि 10,000 प्रोडक्ट से ज़्यादा का जो है वो स्टॉक मेंटेन करता है। This is huge stock. Controlling such a diverse selection is a big challenge in high competitive environment. अब जो ग्रॉसरी के स्टोर्स हैं उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा जो है प्रोडक्ट को डाइवर्स प्रोडक्ट को मैनेज करना जो है डैट इज़ वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी चैलेंजिंग, कि अगर जो है प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी तो क्लाइंट्स जो है वो दूसरे स्टोर्स में जो है वो चले जाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो इसी पे बेस करता है कि इन्वेंट्रीज प्रोडक्ट जब आती हैं तो उसको किस तरह मेंटेन किया जाए और उसका रिकॉर्ड जो है वो किस तरह रखा जाए। चैप्टर नंबर 8 इज रिलेटेड विद द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री को डिफाइन कैसे किया जाता है? गुड्स ओन्ड एंड हेल्ड फॉर द सेल टू द कस्टमर, के जो चीज़ें हैं उसको होल्ड किया जाता है किस वजह से कि उसको सेल कर दिया जाए कस्टमर्स को। और ऑल द आइटम्स यूजली जो से आइटम्स जो से इन्वेंट्रीज के दे आर इन द करंट अकाउंट, वो करंट अकाउंट में उनको शो किया जाता है। अब होता क्या है, द फ्लो ऑफ इन्वेंट्री किस तरह होती है कि एज परचेज कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होती है और इसको कहाँ शो किया जाता है? इसको शो किया जाता है करंट अकाउंट्स में एज एन इन्वेंट्री। जब आपने परचेज किया तो इसको एज ए कॉस्ट जो है आप शो कर देंगे कहाँ पे? एसेट्स वाली साइड पे। इन्वेंट्री करंट अकाउंट के हेड में मतलब करंट अकाउंट्स में आती हैं और इन्वेंट्री के नाम से जो है आप इसको शो कर देंगे। एज गुड्स आर सोल्ड, जब चीज़ें जो सी बिक जाती हैं तो तब आप क्या करते हैं कि इसको इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हेड में। ठीक है, तो पहले तो आपके पास गुड्स जो सी आई, आपने क्या किया उसको कि करंट अकाउंट में जाके बैलेंस शीट में करंट अकाउंट में इन्वेंट्री के हेड में उसको मेंशन कर दिया। और उसके बाद क्योंकि ये एसेट्स है आपके पास, जब एसेट डिक्लाइन हुआ तो आपने क्या किया कि इसको एज एन एक्सपेंस शो कर दिया और इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले गए क्योंकि एसेट्स आपका डिक्रीज हो गया।
अब क्या होता है कि जी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इन्वेंट्री एंट्रीज पैरेलल टू द फ्लो ऑफ कॉस्ट। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वैसे पहले भी बताया था आपको कि जो है फ्लो ऑफ कॉस्ट में जो है वो पैरेलल जो है वो एंट्रीज जो है वो की जाती हैं। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल्स, अगर अकाउंट पेएबल्स है तो अकाउंट पेएबल कर देंगे, कैश है तो कैश कर देंगे। व्हेन परचेजेस मेड, जिस दिन जो है वो परचेज की जाती है उस दिन आप कौन सी एंट्री करते हैं, इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल, और अमाउंट आप जो है मेंशन कर देंगे, नीचे लिख देंगे कि जी इन्वेंट्री जो है वो परचेज की गई है, या जो भी चीज़ जो है आपने परचेज की है वो लिख देंगे। एंट्री ऑन द सेल डेट, सेल डेट को क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले स्लाइड में क्या हुआ था कि हमने क्या किया था कि जब परचेज की थी तो एसेट्स में शो किया था एज एन इन्वेंट्री, और उसके बाद हमने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब चीज़ें बिक जाती हैं तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देते हैं, एज एन एक्सपेंस शो कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपने ख़रीदी और उसमें से सम टाइम जब आप ख़रीदते हैं तो आपको कॉस्ट जो सी है वो होता यूँ है। इसकी एक एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ कि सम टाइम आप जो है वो ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, आप एक स्टोर पे गए, वहाँ पर आपने क्या किया कि मिल्क पैक का एक जो है वो डब्बा ख़रीदा। तो डब्बा उसने फर्स्ट टाइम आपको कहा 80 रुपीज़ के, आपने 80 रुपीज़ दिए, ले आए। उसके बाद नेक्स्ट डे गए, आपको और ज़रूरत पड़ी तो आपने उससे कहा, तो देन ही सेड कि दिस इज़ 82। तो आपने कहा कल तो मैं 80 का लेके गया, तो उसने कहा जी कि वो मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा था, देन इसलिए मैंने आपको 80 का दे दिया था, प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। तो अब बात ये आती है कि विच यूनिट डिड वी सेल, हमने कौन से यूनिट्स भेजे, उसको बाय जब किया था उसकी प्राइस क्या थी, तो उसमें प्रॉब्लम जो है हमें पेश आती है। व्हेन आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ द इन्वेंट्री हैव डिफरेंट यूनिट कॉस्ट, मतलब एक ही यूनिट्स हैं, आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, और उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है दैट इज़ नॉट सिमिलर। ए क्वेश्चन नेचुरली arises as to which of these costs should be used in recording a sale of inventory। अब हमारे पास जो एंट्री आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, तो यहाँ पर हम एंट्री तो यही करेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किस में आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है हमें इस चीज़ में कि हम जो है अमाउंट कौन सी मेंशन करेंगे, राइट। तो अब आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने यही सोल्यूशन जो है वो निकालना है कि हम अमाउंट जो है इसमें कौन सी मेंशन करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। सेपरेट सब्सिडरी अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच आइटम इन द इन्वेंट्री। उसमें यू कैन सी इन द स्क्रीन, स्लाइड्स पे आप देख सकते हैं कि आइटम नंबर दिया जाता है LL002 और डिस्क्रिप्शन क्या दी गई थी, लेज़र लाइट स्टोर रूम 2, परचेजेस कितना हुआ, 5 सितंबर को आपने परचेज़ किए, यूनिट कॉस्ट कितनी थी 30, टोटल आपके पास कितने आ गए 30, एंड देन 9 सितंबर को आपने परचेजेस और की, डेट कॉस्ट 50 एंड 75 यूनिट थे, और आपके पास टोटल कितनी आ गई 3750, और टोटल जो आपके पास बैलेंस था डेट इज 6750। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे आई आपकी कि ऑन 10 सितंबर यू सोल्ड 10 यूनिट्स। अब प्रॉब्लम आ रही है हाउ वी कैन डिटरमिन द यूनिट कॉस्ट फॉर द सितंबर 10 सेल। अब वो जो आपने सेल की है उसकी कॉस्ट जो सी है वो आप कैसे जो है फाइंड करेंगे। अब 10 यूनिट्स में से मे बी 10 यूनिट्स आपने जो से 5 यूनिट्स आपने वो जिसकी कॉस्ट आपको 30 पर यूनिट पड़ी थी वो दे दी हैं, और 5 जो से आपने 50 वाले दे दिए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो सी हमें आती है। We use one of these inventory valuation method to determine cost of the inventory sold. We have four method जो हम यूज़ करते हैं, और इसमें से वन ऑफ द फोर्थ मेथड जो से हम
यूज़ करेंगे, इनमें से कोई एक मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो है वो सेकंड जो है हमारे पास आता है। एवरेज कॉस्ट, FIFO एंड LIFO। FIFO मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड LIFO मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट। वी हैव these 4 methods for the inventory valuation। तो आप देखते हैं कि इससे जो है मुख्तलिफ 4 मेथड्स में इन्वेंट्री को कैसे जो है वो मेंटेन किया जाता है। एंट्रीज में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हमें प्रॉब्लम आएगी वो आएगी सिर्फ वैल्यूएशंस में। Information for the valuation inventory, this is one example। The bike company, TBC, the bike company। अभी हमें क्या बता रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। अब इसने क्या किया कि ये जो है बाईसाइकिल जो है वो सेल आउट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो सी, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल जो सी है वो क्या है, मतलब वो चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप सेल आउट कर सकते हैं। ऑन 1 अगस्त बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी थी लास्ट मंथ की हमारे पास, दैट इज़ 10 यूनिट, और उसकी कॉस्ट कितनी थी $91 पर यूनिट। टोटल कितना हो गया 910। उसके बाद क्या हुआ जिस ऑन अगस्त 3 परचेजेस कुछ मोर यूनिट परचेज किए गए, दैट इज़ 15 यूनिट एट द रेट ऑफ 106, मल्टीप्लाई किया 1590 आ गया आपके पास। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 17 purchases 20 units and the cost is 115 per unit, और टोटल आपके पास क्या आ गया 2300। अगस्त 28 purchases 10 unit at $1100, sorry that cost $119, तो आपके पास टोटल कितना आ गया 1119। अब रिटेल सेल ऑफ द गुड्स, ये तो आपने परचेजेस किए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब उसमें जो आपने गुड्स सेल आउट की वो कौन सी थी, ऑन 14th को आपने जो सेल्स किए 20 यूनिट एट रेट 130, 2600 हो गया, और अगस्त 31 को जो सेल आउट किए आपने दैट इज़ 23 यूनिट्स $150। अब उसमें हमारे पास जो 23 यूनिट जो से आपने सेल आउट किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है 3450। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो अभी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जो 4 मेथड्स हैं उसमें ये इंफॉर्मेशन हम किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे और किस तरह एंट्रीज जो हैं इस पर पास आउट करेंगे। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, व्हेन a unit is sold, the specific cost of the unit sold is added to the cost of goods sold। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कि जो भी यूनिट जो है वो सेल आउट किया जाता है उसको जो है वो चेक कर लिया जाता है कि उस पे हमें जो है वो उसकी जो स्पेसिफिक कॉस्ट थी वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जो है वो पुट कर दी जाती है। लेट्स सी कि कैसे होता है। इसकी एक एग्जांपल है, डेट 1 अगस्त जो से परचेज़ किया आपने 10 यूनिट एंड देन 15 यूनिट जो से आपने परचेज़ किए 3 अगस्त को। ऑन 14 अगस्त द बाइक कंपनी सोल्ड 20 बाइक्स फॉर 130 ईच। 9 बाइक्स ओरिजिनली कॉस्ट। अब वो आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि जी ये जो आपकी 20 बाइक्स थी इसकी जो प्राइस थी कॉस्ट क्या थी वो मतलब कौन को आइडेंटिफाई किया कि वो कौन कौन सी बाइक्स जो है वो सेल आउट की थी और वो कितनी कॉस्ट पे हमने परचेज़ की थी। 9 बाइक्स ओरिजिनली कॉस्ट $91। अब इसका मतलब ये हुआ कि 9 बाइक्स तो वो चली गई हमारे पास जो 91 की जो 1 अगस्त को बाय हमने की थी परचेज़ की थी $91 की, एंड 11 बाइक्स ओरिजिनली कॉस्ट 106।
अब मैं भी कस्टमर को जो है वो जो पसंद आई हो उसमें से 9 वो हो जो हमने फर्स्ट को ख़रीदी और 15 वो हो जो हमने 3 अगस्त को जो है वो बाय की थी। तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह इसकी कॉस्ट जो है वो बियर कैलकुलेट करेंगे। ऑन 14 अगस्त 9 जो सी है, अगर आप थर्ड कॉलम में देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमें क्या बता रही है कि 9 एट द रेट ऑफ $91, तो वो हमारे पास टोटल कितने डॉलर आ गए 819, और 11 एट द रेट ऑफ $106, और 11 हमें कॉस्ट क्या किया 106, और उस वो टोटल अमाउंट कितनी आ गई जब हमने मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 106, दैट इज 1166। अब एट द एंड जो है बैलेंस जो है वो हमारे पास कितना आया 515। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द अगस्त 14 सेल्स इज 1985, लीविंग 515 एंड द 5 यूनिट इन द इन्वेंट्री। अब हुआ क्या इसमें कि जो जब हमने टोटल किया 9 और 11 बाइक्स को, 91 की जो 9 बाइक्स जो है वो हमें कॉस्ट की थी, और देन 11 बाइक्स कॉस्ट अस 106, इनका टोटल लिया तो हमारे पास जो कॉस्ट आई 1985। अगर आप इसको टोटल करें तो यही बनता है। अब 1985 जब इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया 2500 में से, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा दैट इज़ $515। 515 हमारे पास रिमेनिंग बच गए, और 515 अगर रिमेनिंग बचे तो हमारे पास टोटल जो बाइक्स थी दैट इज़ 25, और 25 में से अगर 20 बाइक्स चली जाएँ तो दैट्स रिमेनिंग इज़ बाइक्स आर 5, तो हमारे पास 5 रिमेनिंग बाइक्स जो सी हैं वो बच गई। अब इसकी जर्नल एंट्री जो है वो कौन सी होगी? जर्नल एंट्री जो सी की कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कैश दैट इज़ द रिटेल 2600। अगर आपको याद हो तो जो 20 बाइक्स थी वो सेल आउट हुई थी 2600 की कैश, एंड द सेल्स अकाउंट इज़ 2600 14 अगस्त को। एट द सेम टाइम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री भी जो है वो पास की जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री जो है वो क्या होगी 1985 एंड 1985। अब क्या हुआ कि दिस इज़ द वन एंट्री। इसके बाद जितनी भी एंट्रीज जो है वो सिमिलर एंट्री इज़ मेड आफ्टर ईच सेल। जब भी प्रोडक्ट जो है वो सेल की जाएगी तो ये सेम एंट्री जो है वो की जाएगी। रिटेल वो सेल में चार्ज कर दी जाएगी, और जो कॉस्ट है वी विल चार्ज इट टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कैलकुलेशन जो है आपने देख ली थी कि आइडेंटिफिकल जो से आइटम्स हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जिसकी अवेलेबल हो, तो देन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई एंड देन वी कैन कैलकुलेट। उसके बाद क्या हुआ, एडिशनल परचेजेस वर मेड ऑन 17th and 28th। Cost associated with the sales on the 31st August was as follow। अच्छा, अब उसने क्या किया कि जी जो है 17 अगस्त को जो है वो परचेज की सम मोर बाइक्स दैट इज़ 20 बाइक्स एट 115। अगर आप एक और थोड़ा सा एनालिसिस करें तो यहाँ पर भी बाइक की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। फर्स्ट उसने जो है परचेज की थी दैट इज़ 91, देन 106, देन 115 एंड फोर्थ वन जो है 119। तो 20 बाइक्स जो है आपने बाइक की परचेज की दैट इज़ 115, टोटल कॉस्ट पड़ी 2300। आपने ऐड कर लिया इसको 515 में, तो यू हैव इन्वेंट्री बैलेंस हाउ मच 2815। और उसके बाद आपने क्या किया कि देन ऑन 28 अगस्त यू बॉट सम मोर बाइक्स दैट कॉस्ट $119 एंड टोटल हो गया 1119 फॉर 28 अगस्त, एंड द टोटल इन्वेंट्री
एट प्रीवियस प्रीवियस इन्वेंट्री को ऐड कर लें, दैट इज़ 4005. And then cost associated with sales on the 31st August were as follow. अब वो जो 31st अगस्त को जो से सेल आउट हुई बाइक्स, उस वो कॉस्ट जो सी है वो आइडेंटिफिकल जो से स्पेसिफिक जो सी आइटम सी उससे बाइक से जो से जो रिलेट करती जो उसने सेल आउट की वो थी जो 1 बाइक थी दैट इज़ $91, 3 बाइक्स थी दैट इज़ $106, 15 बाइक्स थी जो 115 की थी, एंड 4 बाइक्स आर $119. तो ये उसने बता दिया कि भी ये आइडेंटिफाई कर दिया कि ये बाइक्स उनसे वो सेल आउट हुई थी. अब इसके बाद अब कॉस्ट कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो उनसे वो कैसे मेजर की जाएगी. 1 × 91 आपके पास आ गया, 3 × 106, उसके बाद आपके पास आ गया $318, एंड देन 15 × 115 1725, एंड देन 4 एट द रेट ऑफ 119 दैट इज़ 476. तो जब आप टोटल कर लेंगे इसका तो डेट विल चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जब उस टोटल को आप माइनस करते हैं तो देन यू विल हैव रिमेनिंग इन्वेंट्रीज 1395. दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर अगस्त 31st. आपके पास कितनी आई, दैट इज $2610. दैट is not for the whole month, that is only at specific date, that is 31st August, and this you will charge to the cost of goods sold. अब यहाँ पे देखें कि for the month of August क्या हुआ कि what is the total cost of goods sold, that is 4595 that will go to the income statement में चला जाएगा, that is the cost of goods sold 4595. और रिमेनिंग जो बैलेंस हमारे पास बच गया, अब हमारे पास जो है एक बाइक that is available at 106, उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी थी 106. 5 बाइक्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं $115, एंड 6 बाइक्स जो हैं वो 119. अगर इन सब का टोटल कर लिया जाए तो हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है एट द मंथ ऑफ अगस्त दैट इज़ 1395, और ये हमारा कि कहाँ चला जाएगा, अगस्त की बैलेंस शीट में हमारे पास इन्वेंट्री के हेड में अंडर करंट अकाउंट में इन्वेंट्री के हेड में चला जाएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये किया जाता है, सिंस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज सो इजी कांट वी यूज़ इट ऑल द टाइम, के भी अगर इतना आसान है तो हम इसको ऑल द टाइम जो है वो यूज़ कर लिया जाए. नॉट रियली, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज़ हार्ड टू यूज़ व्हेन वी सेल ए लॉट ऑफ इन्वेंट्री दैट हैज़ लॉट्स ऑफ द डिफरेंट कॉस्ट. तो वो कहते हैं कि जब डिफरेंट कॉस्ट हो, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री हो, जैसे हमने शुरू में एग्जांपल दी थी 10,000 मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी जो है वो ग्रॉसरी स्टोर की, तो उसके लिए जो है इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. तो अगर ऐसा हो तो फिर हम जो है अगर ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो हमारे लिए पॉसिबल ना हो तो फिर हम जो है कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लेट्स सी. एवरेज कॉस्ट मेथड जो है वो हम जो है देखते हैं. इसमें क्या होता है, व्हेन अ यूनिट इज सोल्ड द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इन इन्वेंट्री इज असाइंड टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. आई रिपीट इट, व्हेन अ यूनिट इज सोल्ड द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इन इन्वेंट्री इज असाइंड टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो अब क्या किया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो अवेलेबल फॉर सेल होती हैं, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑन हैंड ऑन द डेट ऑफ द सेल.
अब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो मतलब जो आपके पास का मतलब जितने यूनिट्स अवेलेबल हैं उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो जब नंबर ऑफ यूनिट को डिवाइड कर दिया जाएगा उस पर, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी वन प्रोडक्ट की जो हमने सेल आउट की है। और फिर जितने आइटम जो से आपने सेल आउट किए हैं देन यू मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ आइटम, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ जाएगी टोटल जितनी आपने प्रोडक्ट सेल की है। लेट्स सी सेम वही क्या हुआ, अगस्त 1 एंड अगस्त 13 को जो है वो आपके पास यूनिट्स आ गए, टोटल यूनिट्स आपके पास 25 हो गए एंड इट कॉस्ट 2500। ऑन अगस्त 14 एंड द बाइक कॉरपोरेशन सोल्ड 20 बाइक्स फॉर $130 ईच। अब तो ये तो सिंपल एंट्री जो है वो आपके पास आ गई कि जी $130 ईच कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, 130 20 से आपने मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास कितना है 2600, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 2600। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री में, वो जो एंट्री करनी है उसमें क्या होगा। तो जैसा हमने पढ़ा था कि एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स उनसे उसको लिया जाता है और टोटल कॉस्ट को लिया जाता है और नंबर ऑफ यूनिट को डिवाइड कर दिया जाता है। तो लेट्स सी कि वो कैसे कैलकुलेट किया। द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मस्ट बी कंप्यूटेड प्रायर टू द ईच सेल, कि सेल करने से पहले हम जो है उसको एवरेज कॉस्ट जो है वो निकाल लेते हैं। इन्वेंट्री बैलेंस जो है उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी है 2500 और नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज़ अवेलेबल फॉर सेल दैट इज़ 25, डिवाइड किया तो हमारे पास जो यूनिट्स हमने सेल आउट किए हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ गई दैट इज़ 100, उसकी कॉस्ट हमारे पास 100 जो है वो आ गई। अब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 20 यूनिट एट द रेट ऑफ 100 एंड 2000 यूनिट जो से हमारी क्या आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। और उसके बाद जो से हमारे पास बैलेंस कितना है 2500 में से 2000 माइनस कर दिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग है डेट इज़ $500, तो हमारे पास 500 रह गए। अब उसके बाद देखते हैं कि एंट्रीज क्या होंगी। एंट्रीज मैंने आपको पहले बताया था, सिंपल एंट्रीज थी कैश अकाउंट टू सेल हाउ मच 2600 और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री 2000 एंड 2000 और हमारा इसमें प्रॉफिट कितना हुआ अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो देन आप प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं डेट इज़ 600। सिमिलर एंट्री इज़ मेड आफ्टर ईच सेल के बाद जो है सेम एंट्री जो है वो की जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं कि एडिशन क्या हुआ और देन ये भी चेक करते हैं कि जो 31 को सेल आउट किए हैं यूनिट उसकी हमें कॉस्ट जो है वो क्या पड़ेगी। एडिशनल परचेजेस वर मेड ऑन 17 एंड 28 अगस्त। एडिशनल परचेजेस जो है वो आपने कर ली, 20 यूनिट जो से आपने बॉट किए दैट इज़ 115 एंड 10 किए 119, टोटल किया आपके पास नाउ यू हैव अबाउट 5 यूनिट्स आपके पास प्रीवियस रिमेनिंग थे एंड 30 आपने मोर जो से वो परचेज किए हैं। नाउ यू हैव 35 यूनिट्स एंड द कॉस्ट ऑफ द 35 यूनिट इज़ 3990। एक तो ये हो गया और उसके बाद आपने क्या किया कि ऑन अगस्त 31 एंड एडिशनल 23 यूनिट्स वर सोल्ड आउट और 23 को आपने 31 को आपने 23 यूनिट्स उनसे वो सेल आउट कर दिए। अब देखें कि जी हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए थे जो परचेज किए थे आपने, दैट इज़ 10 15 20 एंड 10 दैट्स बिकम टोटल परचेजेस इज़ 55 यूनिट्स एंड देन लेस सेल्स ड्यू टू डेट। सेल्स कितने किए 20 यूनिट माइनस कर दिया 35। इससे पहले भी बताया था कि अगर आप
वैसे कैलकुलेट करना चाहें तो 5 यूनिट्स वो थे और 30 आपने परचेज़ किए 35, और इसकी कॉस्ट जो सी है वो आपको क्या पड़ी 3990 डिवाइडेड बाय 35 यूनिट्स, एंड देन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो सा थी पर यूनिट दैट इज़ 114. Cost of good, the average cost per unit is 114. और how many units sell out हुए, that is 23 units at 114. तो आपके पास कितनी आ गया 2622 यूनिट आपने सेल आउट किए हैं एट 31 अगस्त. उसके बाद आपने माइनस कर दिया 3990 से, देन यू हैव रिमेनिंग इन्वेंट्री 1365. और अगर आप रिमेनिंग यूनिट्स निकालना चाहें तो क्या करेंगे कि 35 में से माइनस कर देंगे 23 को, एंड देन यू हैव 12 यूनिट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्री. और अब इनकम स्टेटमेंट में क्या हुआ कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जिनसे वो मेंशन किया 4622, 2000 की आपने पहले सेल आउट की थी प्रोडक्ट, एंड 2622 की 31 को सेल आउट की. 14 और 31 की जो भी आपकी गुड सेल आउट हुई थी उसको आपने टोटल किया, तो यू चार्ज इट टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. एंड देन रिमेनिंग यूनिट जो आपके पास पड़े थे 1368, उसको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जाके आपने इन्वेंट्री के हेड में मेंशन कर दिया. तो रिमेनिंग यूनिट कितने थे 12, या फिर दूसरे तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12 इंटू 114. तो एवरेज कॉस्ट आपको पता चल गई कि ये यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल हैं दैट इज़ 1368 एंड ईच यूनिट कॉस्ट इज़ 114. तो अब ये आप इन्वेंट्री में चले गए एंड दैट इज़ इन द बैलेंस शीट में फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. तो अब जब आप सितंबर में दोबारा स्टार्ट करेंगे तो ये जो यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं 1368, इसको आप एज ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो ले लेंगे. जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था तो उसमें भी हमने ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो ऐड की थी. तो जो यूनिट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं लास्ट मंथ के, तो उसको भी तो आपने जो है वो ऐड करना है, तो आपने उसको ऐड कर लिया. अब दो मेथड्स तो हमने पढ़ लिए. नंबर 1 जो मेथड्स पढ़ा दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन, के हम जो है उसको आइडेंटिफाई कर लें कौन सी प्रोडक्ट जो सी है वो हम सेल कर रहे हैं, उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ी थी, और वही कॉस्ट जो है हम चार्ज कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को. और सेकंड मेथड हमने पढ़ा कि एवरेज जिनसे वो निकाल ली जाए, जो यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल है उनकी एवरेज निकाल ली जाए और फिर उनको जिनसे वो सेल आउट कर दिया जाए. नाउ वी विल स्टडी द FIFO मेथड. द FIFO मेथड इज़ फर्स्ट आउट मेथड्स. अब इसमें क्या होता है, इसमें होता यूँ है कि ओल्डेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड रिसेंट कॉस्ट, एंडिंग इन्वेंट्री. अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो फर्स्ट आपने परचेज़ किए होते हैं उन यूनिट को आप सेल आउट करते हैं जो फर्स्ट परचेज़ किए थे. देन उसके बाद जो परचेज़ किए उनको सेल आउट करेंगे, एंड देन उसके बाद जो परचेज़ किए होंगे उसको सेल आउट कर देंगे. ओल्डेस्ट कॉस्ट जो है वो क्या होता है कि ओल्डेस्ट कॉस्ट जो है जो पहले की कॉस्ट है वो आपकी चल जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, एंड रिसेंट कॉस्ट जो है आपकी दैट एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो आपकी रिसेंट कॉस्ट में शो होती है. लेट्स सी कि ये किस तरह वर्किंग करता है. FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की एग्जांपल जो है वो किस तरह ली जाती है. सेम प्रीवियस एग्जांपल कि आपकी परचेजेस थी 1 अगस्त एंड 3 अगस्त की, एंड टोटल परचेजेस इज 2500 एंड यू नाउ हैव available for sale 25 units of cycles. On August 14, TBC sold 20 bikes for 130 each. अब FIFO में क्या होगा, FIFO में जैसे मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट आए हैं वो फर्स्ट सेल आउट होंगे, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट परचेज थी वो सेल आउट हो जाएगी.
फर्स्ट यूनिट 20 यूनिट आपने जो है वो सेल आउट किए थे, तो 20 यूनिट्स जो से हैं फर्स्ट 10 यूनिट्स वो पहले आपने सेल आउट किए जो आपने 1 अगस्त को जो है वो परचेज़ किए थे, कॉस्ट 910। उसके बाद जो 15 यूनिट आपने परचेज़ किए थे 3 अगस्त को, उसमें से 10 यूनिट जो से आपने सेल आउट कर दिए एट 106 और वो आपको कॉस्ट पड़ी 1060। तो टोटल जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हैं ऑन 14 अगस्त इज़ 1970 और आपके पास जो रिमेनिंग यूनिट्स रह गए यू हैव 5 यूनिट्स और 5 यूनिट की जो कॉस्ट है दैट इज़ 106, 5 into 106 एंड दैट इज़ $530। अब एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट टू सेल 2600, रिटेल की एंट्री ये होगी और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी 1970 एंड इन्वेंट्री 1970। तो जो कॉस्ट आपने चार्ज की है सेल आउट की वो 2600 है और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेके गए आप जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को चार्ज किए हैं दैट इज़ 1970। उसके बाद क्या हुआ कि जी ऑन अगस्त 17 यू परचेज मोर यूनिट 20 मोर यूनिट और 28 अगस्त को आपने 10 मोर यूनिट्स उनसे वो परचेज किए एंड इट कॉस्ट $115 एंड $119 रिस्पेक्टिवली। तो टोटल आपके पास जो यूनिट्स आ गए हैं नाउ यू हैव अगेन 35 यूनिट्स एंड कॉस्ट इज़ 4020 बैलेंस जो आपके पास है। उसके बाद क्या हुआ कि जी ऑन अगस्त 31 एन एडिशनल 23rd यूनिट वर सोल्ड आउट। अब हम FIFO मेथड जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो FIFO में हम क्या कर रहे थे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो सा फार्मूला हमने लगाना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग यूनिट जो है वो कितने पड़े हैं। सेल आउट हम कर रहे हैं 23 यूनिट। अब क्या हुआ जी कि हमने क्या किया कि 5 यूनिट्स तो हमारे पास वो अवेलेबल फॉर सेल थे दैट वी परचेज्ड ऑन 3 अगस्त, वो हमारे पास अवेलेबल थे 5 यूनिट्स दैट कॉस्ट 106। उसके बाद जो 17 को जो हमने परचेजेस की थी 20 यूनिट्स की उसमें से हमने सेल आउट कर दिए हाउ मच $115 के। तो टोटल हमारे कॉस्ट जो सी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द अगस्त 31 एंट्री जो थी अगस्त 31 की जो एंट्री थी दैट इज़ 2600। और अब रिमेनिंग हमारे पास जो यूनिट्स बचे हैं वो कौन से हैं, दैट इज़ 2 यूनिट्स दैट इज़ ऑन अगस्त 17 के 2 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं एंड 10 यूनिट जो हैं वो अगस्त 28 के अवेलेबल हैं। लेट्स सी अब इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और वही एंट्री जो है सिमिलर एंट्री जो है वो सेकंड टाइम भी हो जाएंगी, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू अकाउंट रिसीवेबल। तो अब क्या हुआ कि जो से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपके पास अमाउंट कितनी आई 4570 और वो कौन सी थी जो आपने 14 को की और जो आपने 31 को की। और उसके बाद जो रिमेनिंग आपके पास बैलेंस था 1420 का, मैंने आपको बताया था कि 2 यूनिट्स उनसे वो 115 कॉस्ट के थे एंड 10 यूनिट इज़ 119 और टोटल जो आपके पास बैलेंस अवेलेबल था उसकी जो कॉस्ट बनी थी इन्वेंट्री की दैट इज़ 1420 और वो आपने बैलेंस शीट में शो कर दिया। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को चार्ज करेंगे वो कॉस्ट होगी जो हमने पहले बाय किया था, ओल्डेस्ट कॉस्ट, और जो इन्वेंट्री को चार्ज करेंगे बैलेंस शीट को चार्ज करेंगे दैट इज़ द न्यूएस्ट कॉस्ट जो न्यू वन थी। एंड देन दिस इज द लास्ट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं
लाइफो मेथड्स कहा जाता है, लाइफो मेथड कहा जाता है। और उसमें रिसेंट कॉस्ट जो सी है, यू चार्ज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जो ओल्डेस्ट कॉस्ट होती है दैट इज चार्ज टू द एंडिंग इन्वेंट्री, और यू कैन से दैट इज चार्ज टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को जो है वो चार्ज कर दी जाती है। अब देखते हैं कि इसमें लाइफो में कैसे जो है ये कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाती हैं। अब वही एंट्रीज जो है अगेन 1 अगस्त एंड 3 अगस्त को जो है आपके पास स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल था 2500 का। एंड अगस्त 14 क्या हुआ कि द बाइक कंपनी सोल्ड 20 बाइक्स फॉर $130 ईच। अब इसको कैसे किया जाएगा, अगर आपके जहन में हो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट में आपने परचेज किया था, जो लास्ट इन हुआ था वो दैट विल फर्स्ट आउट। तो पहले हमने क्या करते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था उसको हमने आउट कर दिया। अब लास्ट इन जो हुआ मतलब जो आपने मोस्ट रिसेंट परचेज की थी उसको आप क्या कर देंगे, फर्स्ट यू सेल आउट करेंगे उसको। देखें इसमें कैसे होता है। अब आप ये देखें कि हमने कहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में आपने कितने यूनिट परचेज किए थे, 15। अभी तो आप सेल आउट कर रहे हैं 20 यूनिट्स, तो 15 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी, 106, दैट इज़ 1590। और 5 यूनिट्स आपने उससे पहले के सेल किए क्योंकि वो 15 ख़त्म हो गया, फिर देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट वन। तो अब आपने क्या किया कि उससे जो पिछले यूनिट्स अवेलेबल थे उनको सेल आउट किया। सपोज अगर ये यूनिट्स जो से हमारे पास लाइक के 1 अगस्त से भी पहले के यूनिट्स होते हैं या हमारे पास 2-3 होते, तो हम पहले हमारी रिक्वायरमेंट अगर फर्स्ट से ना पूरी होती तो फिर हम सेकंड में मूव किया, जिस तरह भी किया। एंड देन अगर सेकंड से भी ना होती तो देन वी विल मूव टू द थर्ड वन। तो अभी सेकंड से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, 20 यूनिट्स पूरे हो गए, एंड देन वी सेल आउट एट 91, और इसको हमने चार्ज किया, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द अगस्त 14 सेल्स इज़ $2045, लीविंग 455। और 455 यूनिट्स जो रिमेनिंग रह गए हैं वो कौन से हैं, दैट इज़ $91। वो 91 पर यूनिट होगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 455 यूनिट जो है इन्वेंट्री में हमारे पास रह गए हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी, दैट इज़ कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 2600 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री अकाउंट 2045 एंड 2045। A similar entry is made after each sale। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो 31 अगस्त को भी आप प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे तो उसके लिए भी यही एंट्री की जाएगी। रिटेल प्राइस जो है वो सेल को चार्ज कर दी जाएगी और कॉस्ट जो है वो चार्ज कर देंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। देन वी कंटिन्यू। अब क्या हुआ कि जी देन ऑन अगस्त 17 एंड अगस्त 28 यू परचेज सम मोर बाइक्स, 20 बाइक्स 115 एंड 10 बाइक्स एट 119। टोटल आपके पास जो अवेलेबल फॉर सेल्स हैं दैट इज़ 3945 कॉस्ट जो सी आपके पास अवेलेबल हैं। और बाइक्स कितनी हैं, दैट इज़ 35। एडिशनल परचेज वर मेड ऑन द अगस्त 17 एंड 28 ऑन अगस्त 31 एंड एडिशनल 23 यूनिट वर सोल्ड। अब 23 यूनिट जो सेल आउट किए हैं उसका कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन क्या था हमारे पास, दैट इज़ 28 को जो रिसेंट परचेज किया दैट इज़ द लास्ट इन। तो 10 यूनिट्स हम लेंगे 28 से एंड देन 20 यूनिट्स उनसे वो हम लेंगे 17 अगस्त से। 20 यूनिट्स नो, क्योंकि हमें यूनिट चाहिए 23, तो 10 हमने यहाँ से ले लिए एंड देन 13 यूनिट्स उनसे हम वो लेंगे अगस्त 17 से, राइट। तो क्या हुआ, 10 यूनिट्स उनसे वो हमने लिए 28 अगस्त के और वो कास्ट में पड़ी थी 119 पर यूनिट, और उसके बाद टोटल हो गया हमारा 1190 एंड देन जो
हमने यूनिट परचेज किए थे 17 को, वहाँ से हमने 13 यूनिट्स लिए क्योंकि हमने 23 यूनिट्स जो है वो सेल आउट किए। इट कॉस्ट 115 और टोटल हमारे पास कितना आ गया 1495 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर अगस्त 31 इज 2685। उन दोनों को ऐड कर लिया हमने और रिमेनिंग यूनिट्स जो हमारे पास बच गए थे 7 यूनिट्स हमारे पास 7 यूनिट्स रिमेनिंग है अगस्त 7 के और उसके बाद 5 यूनिट जो हैं वो हमारे पास 1 अगस्त के अवेलेबल फॉर सेल है। तो ये टोटल हमारे पास 1260 के जो है 12 यूनिट बन जाते हैं जो डेट इज़ अवेलेबल फॉर सेल या जो हमारे आगे इन्वेंट्री में जाएंगे। लेट्स सी अब क्या हुआ कि इनकम स्टेटमेंट को हमने चार्ज किया 4730 और रिमेनिंग हमारे पास जो यूनिट्स थे दैट इज़ 1260 एंड दीज आर द 12 यूनिट्स, जिसमें से 5 यूनिट्स हमारे थे 91 की कॉस्ट कर रहे थे और 7 यूनिट हमें कॉस्ट कर रहे थे 115 के। इन दोनों को ऐड किया मल्टीप्लाई करके 455 एंड 805 तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा दैट इज़ 1260। तो इनकम स्टेटमेंट को हमने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को चार्ज कर दिया एंड देन हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो हमने चार्ज कर दी किसको, बैलेंस शीट को, दैट इज़ 1260। तो ये हमने 4 मेथड जो से वो पढ़े। तो इन मेथड्स में अगर आपने एक बात नोट की हो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो से जब हम लाइफो मेथड यूज़ करें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो ज़्यादा शो हो रही है एज़ कम्पेयर टू द लाइफो मेथड्स। तो लाइफो मेथड में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कम है, ज़्यादा है लाइफो में, और फाइफो में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कम है। ठीक है, फाइफो में कम है और लाइफो में ज़्यादा है और एवरेज में कुछ और आ रही है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में जो है वो कुछ और जो है वो आ रही है। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन के जो यूनिट जो है सेल आउट किए जाते हैं। अगर आप ये सोचेंगे जी लाइफो में जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा है, लेकिन अब क्या होगा कि जो यूनिट्स नेक्स्ट मंथ सेल आउट किए जाएंगे उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो सी है वो कम होगी और एज कम्पेयर टू previous month. Up to now we have studied 4 methods for the valuations of the inventory. तो अब उनकी जो है एक समरी जो है उसको देखते हैं कि समरी में हमें उसको एक समराइज फॉर्म में ले आते हैं एंड देन सी कि उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो स्टार्ट विथ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो हमने सबसे पहले मेथड किया था, जिसमें हम क्या करते थे कि हर आइटम को आइडेंटिफाई कर लेते थे कि वो हमने किस प्राइस पे बाय किया। तो कॉस्ट एलोकेशन कैसे की जाती थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या होता था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स सोल्ड। तो हम क्या करते थे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जो कॉस्ट चार्ज की जाती थी, जो एक्चुअल यूनिट्स सेल आउट किए जाते थे वो आइडेंटिफाई करके उस जिस प्राइस पे हमने उसको परचेज किया जाता था वही एक्चुअल कॉस्ट जो है वो चार्ज कर दी जाती थी। और इन्वेंट्री को जो हमारे पास इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मंथ जो से रिमेनिंग हो जाती थी उसको कैसे कॉस्ट चार्ज की जाती थी, जो यूनिट्स हमारे पास रिमेनिंग होते थे उनको आइडेंटिफाई करके जिस कॉस्ट पे हमने बाय किया होता था उसी कॉस्ट पे हम उसको मेंशन कर देते थे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी हमें कि फ़िज़िकली जो है यूनिट्स को चेक करने की ज़रूरत पड़ती थी और उसमें एक और प्रॉब्लम ये भी आती थी कि मिसलीडिंग जो है वो हमें हो जाती थी। समटाइम यूनिट को पहचानने में हमें प्रॉब्लम होती थी कि ये यूनिट हमने किस प्राइस पे जो है वो बाय किया था। तो उसमें इट विल मोर इंक्रीज़ द वर्किंग लोड जो है उसको इंक्रीज़ कर देता था। तो जब ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वाला मेथड्स हमें सूटेबल, अगर तो स्मॉल क्या कहना चाहिए वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है तो देन इट्स ओके, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज़ लार्ज तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती थी, देन दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल। तो फिर हमने देखा कि एवरेज कॉस्ट जो है वो निकाली जाए और एवरेज कॉस्ट हमने क्या किया कि नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल
जो उसकी कॉस्ट थी उसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे जिनसे हमने डिवाइड कर दिया था। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जो हमने कॉस्ट एलोकेट की थी नंबर ऑफ़ द यूनिट्स सोल्ड टाइम्स द एवरेज यूनिट कॉस्ट, तो एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद हमने उससे मल्टीप्लाई करके चार्ज कर दिया था। एंड इन्वेंट्री को क्या किया था, नंबर ऑफ़ यूनिट ऑन हैंड टाइम्स द एवरेज यूनिट कॉस्ट। तो जो हमारे पास इन्वेंट्री को जो हमने चार्ज किया था उसमें हमने क्या किया था कि जो यूनिट्स हमारे पास एट द एंड ऑफ मंथ अवेलेबल फॉर सेल थे या क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उस पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमने डिवाइड किए थे जो यूनिट्स अवेलेबल थे और एवरेज कॉस्ट निकालने के बाद उसको चार्ज कर दी थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, असाइंस ऑल यूनिट्स द सेम एवरेज यूनिट कॉस्ट। कुछ हमने महंगे खरीदे थे कुछ सस्ते खरीदे थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे कि उसको सेम यूनिट कॉस्ट जो है वो चार्ज कर रहे थे। करंट कॉस्ट आर एवरेज इन विद ओल्डर कॉस्ट। तो जो करंट यूनिट्स हमने बाय किए थे वो हमें महंगे मिल रहे थे, ओल्ड यूनिट्स जो है वो हमें सस्ते मिल रहे थे। तो हम लेकिन क्या करते थे कि सेम ही चार्ज कर देते थे कॉस्ट ऑल यूनिट्स को, इधर दैट इज़ न्यू और दैट इज़ ओल्ड। तो जब हमें ये भी मेथड जो है वो सूटेबल नहीं लगा तो देन वी मूव टू द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो मेथड जो है हमने वो अडॉप्ट किया। तो फाइफो मेथड में हमने क्या किया, द कॉस्ट अब फाइफो मेथड में जो था फर्स्ट जो हमने परचेज़ किए थे जो ओल्डेस्ट परचेज थी उसको हम फर्स्ट सेल करते थे और उसके बाद सेकंड पे जो है मूव करते थे। इसमें क्या हुआ था, कॉस्ट ऑफ अर्लीस्ट परचेज ऑन द हैंड प्रायर टू द सेल, जो अर्ली हैंड में थी उसको हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ले गए। एंड कॉस्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट परचेज यूनिट जो लास्ट में हमारे पास रिसेंट यूनिट्स थे जो रिमेनिंग रह जाए थे, लाजमी बात है कि जब हमने क्या किया कि जो न्यू यूनिट्स को ओल्ड यूनिट्स को फर्स्ट सेल आउट किया तो न्यू यूनिट्स हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगे, तो वो हमने इन्वेंट्री में उसकी कॉस्ट को जो है वो एलोकेट कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ बेस्ड ऑन द ओल्डर कॉस्ट। इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, इन्वेंट्री वैल्यू एट द करंट कॉस्ट। जो इन्वेंट्री आपके स्टॉक में थी बैलेंस शीट में आती थी वो करंट उसके थी। मे बी ओवर स्टेट इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द राइजिंग प्राइसेस में इंक्रीज इनकम टैक्स आर ड्यूज। तो अब उसकी वजह से क्या होता था कि जब प्राइसेस इंक्रीज होती थी तो आपका इनकम टैक्स भी जो है वो इंक्रीज हो सकता था। जब ये भी मेथड हमें सूटेबल ना लगा तो देन वी मूव टू अनदर मेथड दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन मीन के जो हमने मोस्ट रिसेंट परचेज की है उसको हम सबसे पहले सेल आउट करेंगे और उसके बाद ओल्डर की तरफ जाएंगे। अब इसमें क्या होता था, द कॉस्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट परचेज जो है वो चार्ज की जाती थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, जो मोस्ट रिसेंट परचेज की जाती थी। और कॉस्ट ऑफ द अर्लीस्ट परचेज एज्यूम स्टिल इन इन्वेंट्री, जो हमारे पास इन्वेंट्री में होती थी वी विल पुट इट इनटू द इन्वेंट्री, वो बैलेंस शीट में पुट कर दी जाती थी, एलोकेट कर दी जाती थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शोन एट रिसेंट प्राइस। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो सी थी वो रिसेंट प्राइस में आपको शो की जाती थी। इन्वेंट्री शोन एट द ओल्ड एंड परहैप्स आउट ऑफ डेटेड कॉस्ट, मतलब जो इन्वेंट्री शो की जाती थी वो काफ़ी पुरानी जो है प्रोडक्ट की शो की जाती थी। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि नेक्स्ट मंथ आपने इन्वेंट्री ऐड कर लिया एंड यू परचेज मोर थिंग, तो वो जो पुरानी चीज़ें थी वो स्टॉक में पड़ी रहती थी। अगर आप फूड का या ग्रॉसरी का जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं तो पुरानी आइटम जो सी अगर वो पड़ी रहेंगी या उसको सेल आउट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी एंड इट कैन बी एक्सपायर। अच्छा, इन्वेंट्री शोन, अच्छा वो भी हो गया। मोस्ट कंजर्वेटिव मेथड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस ऑफन रिजल्ट इन द लोअर इनकम टैक्स। तो अब इसमें जो है वो इनकम टैक्स जो है वो लो चार्ज किया जाता था। तो ये क्या था कि दिस इज़ द समरी, वी हैव स्टडी 4 मेथड्स फॉर द वैल्यूएशंस ऑफ द इन्वेंट्री। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।